साइबर फ्रॉड से बचना है तो 1930 पर कॉल करिए। जी। अब द पॉइंट इज व्हाट इज 1930 और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सरकार ने ये नहीं बताया कि 1930 पर कॉल करने के बाद क्या होता है। सिर्फ ये बताया कि अगर कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप 1930 पर कॉल करें। और 1930 की जो कॉलर ट्यून हम सुन रहे हैं, हुँ, हुँ। ये एक पेंडेमिक की तरह इसलिए हो गई क्योंकि इससे पहले शायद हमने कोविड की कॉलर ट्यून सुनी होगी जिसमें ये बताया जाता था कि कोविड की महामारी से कैसे बचें, हुँ, और उससे पहले क्या सुना हमें याद भी नहीं है। हुँ। तो कंपैरिजन किया जा सकता है कि कितना ग्लोबल पेंडेमिक है साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, कि सरकार को कॉलर ट्यून भी लगानी पड़ी। तो सर क्या होता है 1930 और क्यों ज़रूरत पड़ी? 1930 बेसिकली कॉलर ट्यून सरकार ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए लगाई। हुँ, और इससे पहले 1930 से पहले मैं आपको बताऊं, 11 सितंबर 2024 को हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने साइबर सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी घोषित किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी सिक्योरिटी को हम नेशनल सिक्योरिटी बना दें। अब साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए उनके पास कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए। एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि कोई आम आदमी भी डायरेक्ट कॉल कर दे। कि कहां तक वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास जाएगा। अगर किसी भी पर्सन के साथ फ्रॉड हो जाए तो पहला काम उसका पुलिस स्टेशन जाना और पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कराना। पूरा दिन, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन उसके खराब हुए। उसके लिए सरकार ने 1930 लगाया। साइबर फ्रॉड हो जाए, डायरेक्ट 1930 पर कॉल करिए। और अब दूसरा क्वेश्चन ये कि 1930 पर कॉल करने के बाद होता क्या है? तो 1930 पर कॉल करने के बाद डायरेक्ट आपकी कंप्लेन एक रजिस्टर हो जाती है। मतलब ये कि आपको पुलिस स्टेशन भी जाने की जरूरत नहीं है। 1930 पर कॉल करके आप कंप्लेन और एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकते हो उस साइबर फ्रॉड की जो आपके साथ हुआ। और जैसे ही आप कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स के जिन अकाउंटों में वो फ्रॉड का पैसा गया, उन अकाउंटों को फ्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन की एक ट्रांजेक्शन आईडी होती है। उस ट्रांजेक्शन आईडी को ट्रैक कर कर उन अकाउंटों को फ्रीज किया जाता है और उन क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है जिन्होंने आपके बैंक अकाउंट से पैसे चुराए। दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ द 1930। तो कोई भी किसान वगैरह कोई भी ये कॉल कर सकता है? क्या प्रोसेस होती है इसको मतलब दर्ज कराने की? कोई भी नॉर्मल पर्सन भी कॉल कर सकता है, और ये है ही उन लोगों के लिए जो कि नहीं जाना चाहते पुलिस स्टेशन, जो कि डरते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स क्या करेंगे, क्या उनका हरेसमेंट करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही पूछेंगे कि आप इतने समझदार होके भी कैसे इनके झांसे में आ गए, कैसे चक्कर में आ गए। तो इनके लिए प्राइवेसी भी लीक ना हो, आप डायरेक्ट 1930 पर कॉल करिए। आप ये बताइए कि हमारे पास इस तरीके से कॉल आया, ये हमारा अकाउंट नंबर है और इस तरीके का साइबर फ्रॉड हमारे साथ हुआ। और इस साइबर फ्रॉड की जैसे ही आप कंप्लेन लॉन्च कराते हैं, पूरा ट्रांजेक्शन, मनी ट्रेल, और जिसने भी आपके मोबाइल नंबर पर कॉल किया, जिस अकाउंट में भी पैसा गया, उन सबको ट्रैक किया जाता है। गवर्नमेंट के पास ऐसी मैकेनिज्म है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इस पूरे मनी ट्रेल को ट्रैक करते हैं कि जिन जिन अकाउंटों में भी पैसा गया, उसकी आईपी एड्रेस क्या है, किस इंटरनेट का यूज करके उसने ये फ्रॉड किया है। काफी समझदार फ्रॉडस्टर्स भी हैं, काफी पढ़े लिखे लोग ये क्राइम करते हैं, और उसके बाद किस तरीके से वो वीपीएन यूज करते हैं, सारी चीजों की मैकेनिज्म सरकार के पास है। बस एक कॉल है 1930। तो आपके कहने का मतलब है कॉल करके इन चीज़ों का सॉल्यूशन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता तो डरने की ज़रूरत नहीं है। है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और डरने की जरूरत इसलिए नहीं है, अगर आप विक्टिम हैं, सरकार आपके साथ है, देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके साथ है, और सबसे ज्यादा देश का कानून आपके साथ है। बस आपको जरूरत है तो इस चीज को समझने की कि हमें प्रयास किस तरीके से करना है। तो सर जैसे आपने बताया कि किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है तो आप हम्म, रिपोर्ट करा सकते हैं 1930 पे। हम्म, तो कोई ट्रांजेक्शन मुझे करता है और मेरी फेक रिपोर्ट करा देता है, हम्म। तो उस केस को कैसे आप हैंडल करेंगे या किस टाइप से हैंडल किया जा सकता बिल्कुल। और फेक केसेस तो जब भी कोई भी सरकार की मैकेनिज्म बनती है, है? उसका मिसयूज करने वाले लोग पहले आ जाते हैं। मान के चलिए आप एक शॉपकीपर हैं, हम्म। आपसे कोई व्यक्ति टीवी खरीद के लेके जाता है 15,000 रुपए की, और उसके बाद आपका और उसका किसी भी पॉइंट पे लेके आर्ग्यूमेंट हो जाता है। हम्म। और ऐसा केस मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि एक शॉपकीपर का मेरे पास कॉल आता है
वो कहता है कि साहब ये व्यक्ति मेरे से टीवी खरीद के लेके गया, हम्म 2 दिन बाद आता है कि साहब इस टीवी में कोई प्रॉब्लम है, मैंने सर्विस सेंटर वाले का नंबर दिया, हम्म उसने कहा नहीं नहीं आप खुद आइए, अब मैं दुकान छोड़कर थोड़ी ना जाऊंगा उसकी सर्विस करने। उसने किसी बात को लेके मेरे को आर्ग्यूमेंट किया और 1930 पर कॉल करके जो यूपीआई से उसने पेमेंट किया था उस 15,000 रुपए की कंप्लेंट करा दी कि मैंने उसके साथ साइबर फ्रॉड कर लिया और मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, मेरे को लोन की किस्तें भरनी है, मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है और मुझे एक अक्यूज बना दिया गया कि मैं एक साइबर फ्रॉडिस्टर हूं, मेरे 6 लाख रुपए उसमें ब्लॉक। और ये केस है। अब इस केस का सॉल्यूशन क्या है? तो आपको उस चीज का बिल और प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ आपने इस व्यक्ति को ये टीवी बेचा था और आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बताना पड़ेगा कि आपका बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुआ, जो कंप्लेन हुई, वो किस तरीके से इस व्यक्ति ने फ्रॉड कंप्लेन की। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को आपको प्रूफ देना पड़ेगा उस चीज के लिए। बट एक टाइम के लिए तो वो परेशान कर ही देते हैं ना। 100% परेशान कर देता है। ये उसी तरीके से है कि किसी लड़की ने किसी व्यक्ति पर रेप केस कर दिया और वो लगातार पजल्ड हो रहा है, 5 साल बाद ये पता लगता है कि नहीं ये रेप था ही नहीं, क्योंकि झूठी एफआईआर कराने वाले व्यक्ति के लिए ज्यादा सजा का प्रावधान कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म हमारे देश में है ही नहीं। तो सर अभी आपने बात की अकाउंट फ्रीज होने की, ये अकाउंट फ्रीज कैसे हुआ? अकाउंट फ्रीज ऐसे हुआ जैसे ही 1930 पर कंप्लेंट कराई। 1930 के साथ साथ एक ये और चीज है, अगर 1930 वाले आपके कॉल ना उठाएं तो 1930 का कॉल नहीं उठाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई सुनवाई नहीं है। 1930 वाले कॉल ना उठाएं तो आप cybercrime.gov.in पर जाके भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। 1930 का ही एक अल्टरनेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है। जैसे ही 1930 पर कंप्लेन कराई, सामने वाले व्यक्ति जो कि हमारा शॉपकीपर है उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन को लेके सरकार की गाइडलाइन ये है कि अगर साइबर क्राइम को रोकना है तो जिसके व्यक्ति के अकाउंट में पैसा है उसको वहीं फ्रीज कर दो, होल्ड कर दो, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर उस व्यक्ति ने 15,000 रुपए की कंप्लेंट कराई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 15,000 रुपए उसी का हो, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो कि पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करेंगी इस केस को कि वो 15,000 रुपए किसके थे। अब वो 15,000 रुपए कहीं चले ना जाएं, इसलिए उस पैसे को पर्टिकुलर जगह पे होल्ड कर दिया जाए और दिक्कत यह है उस पूरे अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया जाता है कि वो अकाउंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब उस अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए 3 बेसिक तरीके अपने पास हैं। क्या क्या? पहला तरीका, हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जाके ये बताएं कि आखिर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया साहब, ये मेरे पास प्रूफ है, मैंने अपनी टीवी बेची, ये टीवी का बिल है और इस तरीके से ये 15,000 रुपए मेरे पास आया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने जाके ये हम रिपोर्ट सबमिट करें, रिप्रेजेंटेशन बनाएं और ये उनको दें। अब बड़ा टफ सा प्रोसेस है, क्योंकि मैं क्यों जाऊं, मेरी शॉप को छोड़कर मैं क्यों जाऊं कि मैं उन लोगों को बताऊं कि मैंने फ्रॉड नहीं किया। दूसरा तरीका, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप किसी भी कोर्ट में जो कि उस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन का कोर्ट है वहां पे एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर अनफ्रीजिंग द बैंक अकाउंट और उस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अनफ्रीज करा सकते हैं। तीसरा तरीका, आप उस कोर्ट में भी नहीं जाना चाहते तो बैंक अकाउंट खुलवाना आपका मूल अधिकार है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इसके लिए जा सकते हैं, सिर्फ इसी चीज के लिए कि आपको बैंक अकाउंट कैसे अनफ्रीज कराना है। और ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनका बैंक अकाउंट इस मनी ट्रेल में है। मनी ट्रेल का मतलब ये कि अगर मेरे पास 15,000 रुपए किसी के आए और मेरे ऊपर वो कंप्लेंट हुई कि 15,000 रुपए की फ्रॉड का पैसा मेरे अकाउंट में है, उस 15,000 रुपए में से मैंने 2,000 रुपए अपनी सिस्टर को ट्रांसफर किए कि जा अपनी घड़ी ले लेना, मेरी मम्मी को ट्रांसफर किए, पापा को ट्रांसफर किए, कोई दोस्त को ट्रांसफर किए, चाय वाले, दूध वाले, किसी को भी ट्रांसफर किए, उन सभी के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। वो भी ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं कि साहब आदर्श सिंगल के अकाउंट से मेरे पास पैसा आया और आदर्श सिंगल के पास पैसा ये ऐसे आया कि इसकी कोई लीगल फीस थी या इसने कोई टीवी बेची। तो पूरी फैमिली को जाना पड़ेगा फिर तो?
पूरी फैमिली को इसलिए नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि प्रोविजन है बाई पोस्ट भी अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। और अगर लेयर 1 का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया और फ्रीज होने के बाद प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ अनफ्रीज हो गया, तो उसके बाद जो सबऑर्डिनेट बैंक अकाउंट्स हैं, क्योंकि कंप्लेंट क्लोज हो गई, उनकी एनओसीज भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को देनी पड़ेगी उस बैंक को और उनके अकाउंट अनफ्रीज करने पड़ेंगे। तो फिर ये ऑटोमेटिक हो जाता है या सबको सबको स्पेसिफिक एनओसीज लेके आनी पड़ती हैं उस साइबर सेल से, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से। और ये ब्लंडर भी हो सकता है सरकार का कि जिस तरीके से ये मैकेनिज्म चल रही है, इंडिया में लगभग आज की डेट तक 2 से 2.5 करोड़ अकाउंट भी फ्रीज है।